डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्म्स को सीख चुके हैं, उनको मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों को मेनली पढ़ना है। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पूरा चैप्टर इन दो टर्म्स के रिलेटेड घूमेगा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको कलन विधि भी कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म एक्चुअल में है क्या, आप सभी जानते हैं इसको। मान लो मेरे पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, मान लो a और b। a और b मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें a बड़ा है b से, जिनमें क्या है, a बड़ा है b से। अब यदि मैं b से a को भाग करूं, छोटे से बड़े को भाग करूं, तो क्या होगा, या तो कोई रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर होगा एक, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कितना ही हो सकता है। और एक इसमें क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट आएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी इतनी डिटेल में बेशक मत आप जाइए, सिर्फ इसको समझ लीजिए कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक को मैं किसी छोटे धनात्मक पूर्णांक से भाग करूं, तो वहां पे दो नंबर, एक उसका रिमाइंडर जिसको हम शेषफल कहते हैं और एक कोएफिशिएंट जो उसका भागफल होता है, ये जरूरी तौर पे वहां पे आएंगे। ये तो है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। दूसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है, ये कहती है कि यदि दो अभाज्य संख्याओं को मैं गुना करूं, दो अभाज्य संख्याओं को मैं गुना करता हूं, अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या, तो ये बराबर भाज्य संख्या। ये बराबर किसके हो गए, भाज्य संख्या के। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो भाज्य संख्या होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिख सकते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए लीजिए, मान लो 49 है मेरे पास। अब ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 1 से 7 से और 49 से पूरा भाग होता है, इसलिए इसके भाजक 3 हो गए, इसलिए भाज्य संख्या होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 7 यानी 7 की पावर 2। तो क्या हो गया, ये 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य की घात के रूप में किसको हम भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। इन दोनों थ्योरम्स के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। अब हम स्टूडेंट्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है, इसको इस चैप्टर के अंदर हम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यूज करेंगे, HCF। एक तो हमें ये सीखना है कि दो संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं, 2 दे रखी हो या 3 दे रखी हो, तो उनका महत्तम समापवर्तक हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। एक तो हमें ये करना है इसके अंदर, जो कि पहली एक्सरसाइज है आपकी। और इसमें क्या करना है, एक हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग करें हम, कोई धनात्मक पूर्णांक है और अगर उसका हम वर्ग करते हैं या उसका हम घन करते हैं, तो वो 2m प्लस 1 इस तरह की जो फॉर्म आती हैं, उनमें रूपांतरण के लिए भी भाई उस तरह की फॉर्म होगी। ऐसा भी हम इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की साइड से सीखेंगे। अब जो दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
इसमें क्या होता है, हमने सीखा था दो अभाज्य जो संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या बराबर कोई भाज्य संख्या आ जाती है, यानी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये नियम हर जगह लागू होता है, इसीलिए इसे कहते हैं आधारभूत, इसीलिए इसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नाम दिया गया। अब इस आधारभूत प्रमेय के सहायता से हम दो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर निकालना सीखेंगे। एक तो जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस तरह की जो संख्याएं हैं इनको हम सिद्ध करेंगे कि ये कैसी हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनको अपरिमेय संख्या हम प्रूव करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से, जिसमें हम क्या ले लेंगे, वो बाद का पार्ट है वैसे, पी बाई क्यू बराबर नहीं हो 0 के। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। दूसरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं तो वो कब शांत होती हैं और कब अशांत आवर्ती की होती हैं, अशांत आवर्ती में होती हैं। ये भी हम इसी आधारभूत प्रमेय के हिसाब से के ढंग से सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, अब इसमें एक शब्द आ रहा है प्रमेय और एक आ रहा है एलोगरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी आप पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम भी आप पढ़ेंगे, तो कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होते क्या हैं। प्रमेय, प्रमेय का अर्थ होता है जो अपने आप में सिद्ध है, ऐसा कथन जो सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो, और ये क्या होता है, सिद्ध होता है, तथा इसको अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो प्रमेय क्या हो गया, खुद में सिद्ध होता है और इसको अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा एलोगरिथम, एलोगरिथम क्या होता है, एलोगरिथम एक्चुअली सुपरिभाषित चरण है। ये सुपरिभाषित चरण मतलब ये क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। किसी विशेष तरह की समस्या को हल तक पहुंचाने के लिए, किसी विशेष तरह की समस्या को हल तक पहुंचाने के लिए जिन चरणों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी ये मेथड हो गया, क्या हो गया, ये वो मेथड हो गया, ये स्ट्रेटजी होगी जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, कितने स्टेप्स में जाना है और कैसे होना है, उन सुपरिभाषित चरणों को ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, जैसे कि इसके नाम में आ जाता है विभाजन, अर्थात ये भाग से संबंधित है। और जो दूसरा हम थ्योरम पढ़ रहे थे वो थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो गुणन से संबंधित है। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये विभाजन से संबंधित होती है और जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की वो गुणन से संबंधित होती है। दूसरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। इसको हल कैसे करते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। मान लो ए और बी मेरे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, माना ए और बी मेरे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इनके बीच में जब मैं बी को ए को बी से भाग करता हूँ, जो बड़ा होगा उसी को भाग करेंगे, ध्यान रखना है। जब मैं ए को बी से भाग करता हूँ तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी क्यू जमा आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर 0 के बराबर हो तो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, बी से। मतलब जो हमारा भाग करने वाला है छोटा पूर्णांक है उससे छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। अब जब हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ करेंगे, हम
इसको जब तक इस थ्योरम को लगाते चले जाएंगे जब तक r हमारा 0 ना आ जाए। जब हम HCF निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, फिर स्टेप सेकंड में फिर से अप्लाई कर देंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक r हमारा 0 के बराबर ना आ जाए। अब जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरह से लिखना है।